इम्पॉर्टेंट है कि अवेयरनेस, कैंसर के बारे में अवेयरनेस अगर है तो हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब अवेयरनेस इज प्रिवेंशन। अगर जागरूक हैं तो हम रोकथाम अच्छे से कर सकते हैं। और कैंसर जो है, जितने भी कैंसर्स हैं उसमें से 80% कैंसर्स दे आर प्रिवेंटिव है। 20% ऐसे कैंसर्स हैं जो कि जेनेटिक मेकअप ऐसा कुछ होता है किसी व्यक्ति में, तो उसमें हम प्रिवेंट नहीं कर सकते पर अवॉइड जरूर कर सकते हैं। तो 80% पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। टोबैको, जितने भी कैंसर्स हैं उसमें 40% कैंसर्स दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू या कॉज्ड बाय टोबैको। आप सोचिए कि 40% कैंसर्स इज ड्यू टू टोबैको। हमारे देश में 30 करोड़ के करीब लोग टोबैको च्यूइंग करते हैं और इसमें से 30 to 50% चांस है कि उनको कैंसर होगा। तो कितनी बड़ी संख्या होती है। अगर हम टोबैको को अगर बंद कर देंगे लेना तो कैंसर का इंसिडेंस ड्रास्टिकली नीचे आएगा। तो टोबैको च्यूइंग एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे खासतौर से भोपाल में आपको पता होगा कि सबसे पूरे देश में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर्स हमारे भोपाल में है, क्योंकि गुटखा खाया जाता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है। साथ में हम आप आयुष के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा कि जैसे स्वस्थ जीवन शैली हम बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ जीवन शैली में नींद, मैं एज अ फिजिशियन डॉक्टर जो मैं पेशेंट्स देखता हूँ, तो एक नींद और शौच कैसा है उससे मैं बोल सकता हूँ कि ये व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं। नींद अगर 6 से 7 घंटे अच्छी से होती है और शौच टाइम से और ठीक से होता है तो मतलब वो व्यक्ति समझ ली कि स्वस्थ है। तो नींद, प्रॉपर नींद होना बहुत ज़रूरी है, टाइम से होना चाहिए। उसके बाद खान पान, आप सभी को पता है, स्वस्थ खान पान होगा तो जो हमारा गट है वो हेल्दी होगा, और वो हेल्दी होगा तो कैंसर के चांसेस बहुत कम होंगे। ओबेसिटी, अगेन ओबेसिटी वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ कैंसर्स है। साथ साथ व्यायाम बहुत ज़रूरी है, योग ज़रूरी है। मैंने देखा है कि हम कई बार किसी की डेथ में जाते हैं, शमशान जाते हैं, हम बहुत फिलोसॉफिकल बात करते हैं कि यार देखो अल्टीमेटली ये होना है ना, अच्छे से रहना चाहिए, अच्छी बात करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट एंड ये है। और जैसे हम बाहर आते हैं तो पूरा हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। ऐसे ही कई बार हमारे घर में, घर के आसपास किसी को कैंसर होता है, हम बात करते थोड़ी सी सहानुभूति जता के और फिर हम अपने उसी ट्रैक पे आ जाते हैं, कभी ध्यान नहीं देते अपने आप पे। तो वो नहीं होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। बात प्रिवेंशन की चल रही थी, तो कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि प्रिवेंशन बाय वैक्सीन हो सकता है। किसी को पता है कि कौन सा वैक्सीन कैंसर प्रिवेंट करने के लिए है? कोई स्टूडेंट बताएगा मेरे को? सर्वाइकल। आपको पता होगा कि अभी जो हमारा इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है उसमें उसको इंक्लूड करने वाले हैं। सर्वाइकल कैंसर्स बहुत कॉमन है और उसको प्रिवेंट करने के लिए 9 साल से 14 साल के बच्चियों को पूरे स्कूल में ये वैक्सीन दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा वैक्सीन है, दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होता है। वो प्रिवेंट करने के लिए होता है, इन्फेक्शन के लिए। पर अल्टीमेटली जो हेपेटाइटिस बी जो इन्फेक्शन है, कई लोगों में 30% लोगों में कैंसर, लिवर कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रिवेंट्स कैंसर, मैं ये बोल सकता हूँ। तो ये बात प्रिवेंशन की हो गई। अब जो है अर्ली साइंस ऑफ कैंसर्स हमें पता होना चाहिए। एज ए डॉक्टर हमें लोगों के बीच में जाकर बताना बहुत ज़रूरी है कि अर्ली साइंस ऑफ कैंसर्स क्या है। हमने पूरे मध्य प्रदेश में 30,000 वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं फर्स्ट एड की, CPR कैसे करना, अर्ली साइंस ऑफ कैंसर्स क्या होते हैं, क्योंकि वो लोग बीच में, जनता के बीच में होते हैं। तो अगर लोगों को, अगर वो खुद वहाँ पर जाकर बताएंगे कि अर्ली साइंस ऑफ कैंसर्स क्या होते हैं, तो अगर कैंसर अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट होगा तो क्यूरेबल,
क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है कि हम अब कैंसर को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ डायग्नोसिस, कब हमने उसको डायग्नोस किया। तो अर्ली कैंसर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर स्टार्ट करता हूँ ब्रेन से नीचे तक, तो ब्रेन में जो कैंसर है उसका अर्ली सिम्टम क्या हो सकता है? थोड़ा सा चक्कर आना, विजन में ब्लर्डनेस आना, चलने में थोड़ा सा गेट चेंज होना, ये अर्ली साइंस। हेडेक होना, वॉमिटिंग, या तो जब सुबह उठते हैं तो वॉमिटिंग होना हेडेक के साथ में, तो ये अर्ली साइंस ऑफ, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब कोई और डिजीज में भी हो सकता, ये सिम्टम्स हो सकते हैं, पर अगर ये सिम्टम्स लंबे चल रहे हैं तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओरल कैंसर्स, कोई अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से जाकर बायोप्सी करवाना ज़रूरी है। आवाज़ में बदलाव, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, थ्रोट कैंसर्स के चांसेस हो सकते हैं। ईसोफेगस में जिसे खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। कोलोनिक कैंसर्स, अगर आपके जो बाउल हैबिट्स हैं, अगर उसमें कुछ चेंज आया है और लंबे समय तक है, कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी लूज मोशंस हो रहे हैं, कभी म्यूकस आ रहा है, कभी ब्लड आ रहा है, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। इसमें अगर 6 मंथ्स में 10% वेट रिडक्शन अगर हो रहा है तो इट्स अ साइन ऑफ सम क्रॉनिक डिजीज, और मोस्टली कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर व्यायाम से या डाइट से हम वेट कम कर रहे हैं वो अलग बात है, बट इसके अलावा अगर वेट लॉस हो रहा है तो हमें इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। ओवरियन कैंसर्स, मैंने देखा है कि कई बार जो फीमेल्स हैं वो दे कम विद अ बहुत एडवांस स्टेज में ओवरियन सिस्ट के साथ में आते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एज अगर हम रेगुलरली अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ओवरियन सिस्ट जो होती है उसके सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, दे प्रेजेंट वेरी लेट। तो 25 के बाद अगर हम रेगुलरली, अगर फीमेल्स में, अगर खास तौर से अगर घर में किसी को अगर हिस्ट्री थी ओवरियन ट्यूमर की या ओवरियन सिस्ट की, तो उनको रेगुलरली अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लेना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर्स बहुत कॉमन है, हर फीमेल के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट लंप ये सिखाना, क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं तो बच्चियों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट कैंसर में अगर लंप है, अर्ली डायग्नोसिस अगर होता है तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। तो दीज आर, मतलब अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट की बात करूँगा तो ट्रीटमेंट में सर्जरी, किसी भी कैंसर में सर्जरी इज़ द मेन स्टे, और सर्जरी तभी सफल हो सकती है कि वो अर्ली स्टेजेस में है। तो सर्जरी, देन कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, अब जो है इम्यूनोथेरेपी एक बहुत एडवांस ट्रीटमेंट आया है एडवांस में, और जीन थेरेपी, जीन मतलब अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उस जीन, जो डिफेक्टिव जीन है उसको एक्साइज करना, उस पर भी हमारे भारत में उस पर हमारे सरकार ने रिसर्च के लिए काफ़ी बड़ा फंड दिया हुआ है। और आपने अभी सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जेनेटिक मैपिंग की थी। जेनेटिक मैपिंग मतलब कि हमारे देश में जीन मतलब 60 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 60 अलग अलग जेनेटिक टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो उनका एक पर्टिकुलर जीन का मैप है, ऐसे देश को 60 भागों में डिवाइड किया है ताकि उनको पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट दिया जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तो फिलहाल क्या है कि किसी को कैंसर हो गया, फॉर एग्जांपल ओवरियन कैंसर हुआ, अब कीमोथेरेपी देनी है तो एक ही तरह की कीमोथेरेपी पूरे देश में दी जाती है, तो किसी को वो थेरेपी उससे ठीक हो जाता है, कई बार वो ट्रीटमेंट देने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता है। तो ये पाया गया था कि वो जेनेटिक एक बिहेवियर भी होता है, तो इसलिए अभी प्रधानमंत्री जी ने इसको रिलीज किया है मैप को, ताकि उस 60 कैटेगरी में 60 तरीके का ट्रीटमेंट रहेगा। कोई भी अगर व्यक्ति जाएगा ट्रीटमेंट के लिए तो उसका जीन मैप किया जाएगा, उसके अनुसार उसको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इससे कैंसर का क्योर बहुत अच्छा और कंप्लीट हो सकता है। तो ये एडवांसमेंट है कैंसर में।
तो अल्टीमेटली कैंसर के लिए द मेन इज प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस। अगर ये होगा तो हम कैंसर को हरा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी। बाकी मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछें। आप लोगों के पास जैसे कुछ पेशेंट्स आते हो, जैसे कि यूजुअली हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे जैसे आपको यदि कुछ क्वेरी है तो आप सर से पूछ सकते हो। तो बहुत सारे सर टोबैको च्यूइंग वाले पेशेंट आते हैं, मुंह नहीं खुलता है उसका, तो उसके लिए क्या एडवाइस कर सकते हैं? इसके लिए एक सर्जरी, हाँ या इसके लिए एक तो ट्रीटमेंट होता है, रिलीज करते म्यूकोजल, ईएनटी सर्जन उसको रिलीज, म्यूकोजा जो होता है फाइब्रोसिस होता है ना, तो उस फाइब्रोसिस को रिलीज करते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर वो एक्सरसाइज होती है। दैट इज ओनली ट्रीटमेंट। बाकी तो टोबैको तो बंद कर देना चाहिए। या मतलब हमने तो यहाँ पे भोपाल में कुछ ऐसे बच्चों को देखा है कि 1 साल का है, 1-1.5 साल के, और उनका मुंह नहीं खुल रहा है। तो जब हमने हिस्ट्री ली तो ये पाया गया कि वो जब रोता था तो उनके जो पेरेंट्स है वो तम्बाकू रख दी है ना। तो उनको जो आपने बताया ये प्रॉब्लम हुई थी। पढ़न एडिक्शन ऑफ टोबैको एडिक्शन के लिए आजकल एक च्युइंगम भी आती है निकोटिन की, निकोटेक्स करके। ठीक है, एक तो सबसे पहले तो समझाना, काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग से ही काफ़ी 50% लोग तो उसी से हो जाते हैं। बाकी जो निकोटेक्स करके आपने बताया च्युइंगम होता है, जब भी इच्छा होती है तंबाकू खाने की तो उसको च्यू करना बहुत ज़रूरी है, और धीरे धीरे फिर वो आदत हो जाती है और वो भी छूट जाता है। जो फैमिलीज़ में जो कैंसर्स चलते हैं तो वो होता है एक तो ब्रेस्ट कैंसर, कोलोनिक कैंसर और ओवेरियन कैंसर। तो अगर किसी के घर में फर्स्ट डिग्री जो रिलेशन वाले होते हैं, जैसे कि मौसी हो गए, नाना दादा, इसमें अगर किसी को ये कैंसर अगर है तो नेक्स्ट जनरेशन को कैंसर होने के चांसेस 30% हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत अवेयर होना है और उनको बीच बीच में स्क्रीनिंग करवा लेना चाहिए। ठीक है। या स्टमक कैंसर्स का मतलब अर्ली जो सिम्टम होता है वो एनीमिया से, क्योंकि वहाँ जो अल्सर होता है वो हल्का धीरे धीरे ब्लीड करता है, और वो ब्लीड करता है तो जो उसका स्टूल का कलर इट विल बी ब्लैक, मेलिना बोलते हैं उसको, ब्लैकिश रहेगा। हाँ हाँ हाँ। मतलब मैंने कहा कि ये जो आप बता रहे हैं दैट इज एडवांस स्टमक कैंसर, मतलब वो ग्रोथ हो गई है और दैट इज एडवांस। पर ये ध्यान रखिए कि ये इस कैंसर ये कहीं ना कहीं आपको एक अर्ली साइन आपको देगा। खाना खाने के बाद थोड़ा पेट भरा भरा सा लगना, एनीमिया हल्का, क्योंकि ब्लीड हो रहा है। कोई भी अल्सर अगर होगा तो वहां से वो ब्लीड्स ऑन टच, खाना खाएंगे हल्का सा उसमें ब्लीड होगा, जैसे खाना जाता है अल्सर पे वो ब्लीड होगा, एंड वो ब्लड जो है स्टूल में आएगा, एंड ब्लैक स्टूल्स और एनीमिया। तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन बोलेगा दैट विल बी एंडोस्कोपी। तो ऐसी स्टेज में अगर हम एंडोस्कोपी करेंगे और अर्ली स्टेज में हम अल्सर के रूप में अगर डायग्नोज करेंगे तो इट इज ट्रीटेबल। और अगर हमने इस पे नहीं ध्यान दिया दैट अल्सर विल ग्रो एंड एक मास बन जाएगा, एंड देन उसका ट्रीटमेंट मुश्किल है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अर्ली साइंस, कोई भी कैंसर है कुछ ना कुछ आपको एक इंडिकेशन देगा। हमें बहुत सचेत होना है हमारे बॉडी के लिए। हाँ, एपिटाइट तो जो गट का जो अगर कोई कैंसर है तो उसमें एपिटाइट कम होगी और वेट रिडक्शन होगा।
टेक्नोलॉजी जो आती है उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करने का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड प्रिजर्वेशन जो टेक्नोलॉजी आई है तो वो कितनी efficient है? लाइक जो स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन करने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करने के लिए फ्यूचर में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है चाइल्ड को तो पहले से उसका अम्बिलिकल कॉर्ड प्रिजर्व करते हैं ताकि इसकी जो स्टेम सेल्स है उससे रीग्रो कर सके। तो वो कितनी efficient बिल्कुल एफिशिएंट है और स्टेम सेल थेरेपी है एक तरह से, तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब अभी आने वाले जो फ्यूचर है, एवरीथिंग अबाउट स्टेम सेल्स, ठीक है ना। तो आपने सुना भी होगा कि कोई स्पाइन इंजरी हुई है तो उसको स्टेम सेल थेरेपी दी है, तो नाउ इट्स हमारे इंडिया में अभी फ़िलहाल ग्रोइंग स्टेज में है, बट वो स्टेम सेल थेरेपी जो है कॉर्ड से प्रिजर्व करते हैं, वो हमेशा आगे जाकर बहुत काम आएगा।